सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। आप उस चीज को सुनो, लिसन करो, टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो टाइम होता है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट की लाइफ में होता है। देखो, समय और बोल सकते हो कि टाइम, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकता। बोल सकते हो कि समय की कीमत और टाइम जो है ना एक साथ नहीं चल सकता। दोनों बस एक ही स्टूडेंट के लाइफ में ही चल सकता है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कल के एग्जाम के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चन है, BEGAE 182, जो कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस कम्युनिकेशन, हाउ कैन बी दे रिमूव्ड, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करने में हमारी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सिंपलीफाई में बात कर ली जाए तो सबसे पहली बात यह है कि कोड कोड हमारा जो इसका आपका देखा जाता है, बैरियर्स ऑफ टू कम्युनिकेशन आर द वेरियस problems like that create to how to communicate and explain your thinking in front of many peoples like that। ये हो गया, ठीक है। तो ये जो बैरियर्स, जो आपके अलग अलग जो प्रॉब्लम्स हैं, वो किस तरीके से हमने कम्युनिकेशन में बाधाएं उत्पन्न करती है, प्रॉब्लम्स उत्पन्न करती है, उसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट पॉइंट का सब हेडिंग है, कोड। पहली बात तो ये है कि आपकी जो हमारे जो बोल सकते हो कि मैसेज है वो फॉरवर्ड करना है, तो वो आपको एक लिसन कोड में अपलोड, मतलब बोल सकते हो कि एक कोड होना चाहिए कि आप जो बोल सकते हो मैसेज, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ, ये भी एक कम्युनिकेशन है ना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकती है, इसमें जैसे कि मैं अब बातचीत कर रहा हूँ तो मेरे को यही नहीं पता कि भाई मेरे को अपने थिंकिंग को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने मेरे अपने थिंकिंग को रिप्रेजेंट करना है। तो इसी कारण से हमारे जो अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं वो आपके कोड कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। आपका सेकंड पॉइंट, आपका सब हेडिंग आता है वैक्यूबुलरी, जो वोकैबुलरी भी बोल सकते हो, वैक्यूबुलरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि द रिसीवर में बी नॉट नोन एज अ टेक्निकल लैंग्वेज, यानी कि जो रिसीविंग करने वाला बंदा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि मैं आप अपने वोकैबुलरी से कुछ भी बोल रहा हूँ, सामने रिसीव करने वाला बंदा है, यानी कि उस मैसेज को रिसीव कर रहा है, तो वो उस लैंग्वेज को जानता ही नहीं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है वोकैबुलरी, जो आपका देखा जाता है कि द रिसीवर मे बी नॉट नोन ऑफ द टर्म, आपके लैंग्वेज को वो सेंड, या फिर जो सेंडर है जो आपके मैसेज को सेंड कर रहा है वो आपके मैसेज को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपके मैसेज अभी सेंड किया, लाइक डेट की, अभी मैंने ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप उस लैंग्वेज से बोल सकते हो, लैंग्वेज जो है आप उस लैंग्वेज से परिचित नहीं हो, या फिर उस अननोन हो उसके लिए, तो भाई आपका जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाएगा। सिंपल सा लैंग्वेज है ना, सिंपल सी बात है कि अगर सामने वाला बंदे से आप बात कर रहे हो तो वैक्यूबुलरी आपका जो है, मैसेज रिसीविंग करने वाला जो बंदा है, अगर उस लैंग्वेज को वो जानता ही नहीं है तो बताओ कि कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है। अब मैं यहीं पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ और सामने वाले को इंग्लिश आती हो, तो फिर वो कैसे समझ सकता है मेरे लैंग्वेज को, नहीं समझ सकता ना, मेरे कम्युनिकेशन को नहीं पूरा हो सकता ना। क्लियर है। तो उसके बाद हमारा जो थर्ड ऑफ आपका सब हेडिंग है, आपका कॉन्सेप्ट। पहली बात तो ये है कि आपका जो कम्युनिकेशन यानी कि वैक्यूबुलरी का जो तरीका है, उसके बाद आपका आ जाता है कॉन्सेप्ट। अब बहुत से आपके बोल सकते हैं, if the sender is subject a specified concept, then after a receiver may be not understand that a thinking of your front of your thinking। अगर सिंपल सा लैंग्वेज में बोलो तो अगर आपका जो कॉन्सेप्ट है, सामने वाले बंदे को ऐसा लगे कि यार कॉन्सेप्ट इसका उलझन से भरा है, लाइक जैसे बोलते हैं ना कि कोई बात हम बोलते हैं क्या बातें कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर के परे जा रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर हमारे कम्युनिकेशन में थर्ड ऑफ पॉइंट जो आता है, कॉन्सेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए, ताकि सामने वाले बंदे को कम टाइम में ही आप इजी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप उसे समझा सको। बहुत सी मूवी आप लोग देखते हो कि पता ही नहीं चलता कि कहानी बता क्या रहा है, कभी यहाँ का सीन दिखाएगा कभी वहां का सीन दिखाएगा, तो आप लोग कहते हो ना कि यार समझ में नहीं आया पूरी मूवी किस पे थी, कौन किसका रोल था, कौन किसका कैरेक्टर था,
तो समझ में नहीं आता ना। तो यही है कि हमारा थर्ड ऑफ थिंक जो है कि कॉन्सेप्ट इज डजंट मैटर विच एवर लोड्स आप आपके थिंकिंग, अगर आपके रिप्रेजेंटेशन जो है अगर बेस्ट नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट बेस्ट नहीं है, तो वो आपके बैरियर्स बन जाएगा आपके कम्युनिकेशन में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? आपके ये जो थर्ड पॉइंट क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो आपका आ जाता है बैकग्राउंड नॉलेज। पहली बात तो ये है कि बैकग्राउंड नॉलेज की बात कर ली जाए तो आपका जो है बैकग्राउंड नॉलेज जिसके अंडर हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड से यहाँ पे डेडिकेटेड कर रहा है कि जो हमारा बैकग्राउंड लाइक दैट, जैसे कि हम इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, विच एवर इंडियन आर ऑल्सो नोन एज ए हिंदी लैंग्वेजेस एंड विच एवर बोर्ड्स लाइक दैट की अदर कंट्रीज, वो आपके फिर क्या है कि अदर कंट्रीज के वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते या फिर अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ये आपका बैकग्राउंड नॉलेज है। बैकग्राउंड नॉलेज का क्या है कि आप जिस कंट्री या फिर जिस आप एरिया में रह रहे हो, तो उस एरिया का जो नॉलेज है आपको पता होना चाहिए, या फिर उस बोल सकते हो कि उस एरिया का आपके पास नॉलेज या फिर बोल सकते हो उसकी जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो कि मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, भाई मेरे को इंग्लैंड की लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। अब बोल सकते हो रशिया में रह रहा हूँ लेकिन रशियन लैंग्वेज नहीं आती, ठीक है। तो फिर क्या है, हमारा कम्युनिकेशन क्या है, वो नहीं हो पाएगा। दिस डजंट डू वर्क। ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद आपका आ जाता है कि आपका जो बोल सकते हो कि कल्चरल स्पेसिफाई कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि कल्चर स्पेसिफाई जो कम्युनिकेशन है इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू फॉर रिलेटेड बाय कल्चर, लाइक दैट आपके बोल सकते हो कि अलग अलग एरिया के कल्चर्स भी अलग होते हैं। जैसे कि आपका बोल सकते हो कि हिंदू कल्चर्स हो गया, आपके मोमडम कल्चर्स हो गए। अब ये बताओ कि यहाँ पे मैं बोल दूं कि हमारा जो मोमडम कल्चर्स है उनके मैं बोल दूं कि यहाँ पे कुछ लिख कर मोमडम्स बच्चे कुछ लिख कर बताएं कि ये आंसर है, तो ये बताओ कि कौन से स्टूडेंट है वो समझ पाएंगे? हेलो, टेल मी। ध्यान रखना कि इजी के साथ ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट देखा या फिर बोल सकते हो सब हेडिंग्स देखे, जो हमारे बोल सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टू कम्युनिकेशन, हाउ कैन दे बी रिमूव्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हमने इन 5-6 पॉइंट्स के आसपास डिस्कशन किया। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाम के वर्ड को क्यों लिखा जाता है कि आप मतलब कम टाइम में और बोल सकते हो कि लार्ज अमाउंट ऑफ थिंक में आप अपने पॉइंट्स को ना एक्सप्लेन करके लिटिल बिट कम पॉइंट में ही आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो इसमें जो आपका सब हेडिंग आता है फर्स्ट, हाँ, तो इसमें जो आपका सब हेडिंग है फर्स्ट आपका साइन। व्हेन वी सी अ साइन लाइक दैट अ रेड लाइट, ठीक है, वी स्टॉप द व्हीकल्स। जैसे कि आपका वर्बल जो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है जिसे हम बोल सकते हो कि बिना बोले, सिंपलीफाई में बोलूँ तो बिना बोले हम समझ जाते हैं, इशारों के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। ठीक है, तो सिंपलीफाई में जैसे कि हमारे हम लाइट को देखते हैं कि जैसे हमारा साइन होता है कि व्हेन एवर सीन अ रेड लाइट वी स्टॉप द व्हीकल्स विदाउट एनी कॉजेज ऑफ द सिंपलीफाइड टॉकिंग। यानी कि बिना हम किसी टॉकिंग सेंस, बिना किसी हम बातचीत के हम अपने व्हीकल्स को रोक देते हैं, जिसे हम व्हीकल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या है, ये आपका साइन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आता है। ठीक है, तो ये आपका एडवांटेज हो जाता है कि बिना बोले हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला सब हेडिंग आ जाता है साइन। ठीक है, एंड सेकंड हेडिंग आपका सिंबल्स। सम सिंबल्स आर इजी टू अंडरस्टैंड, दे कन्वे दी सम मैसेज एंड ऑलमोस्ट ऑफ द कल्चर्स। फॉर एग्जांपल हर्ट, लाइटेड जैसे कि हमारा हर्ट होता है, तो हम हर्ट में हम उन सिंबल को समझ जाते हैं कि ये हमारा मतलब कुछ ना कुछ हमारे प्रेम और कुछ बोल सकते हो कि हमारे बोल सकते हैं कि कुछ हमारे दिल से रिलेट करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर ही आता है कि हम साइन या सिंबल के अकॉर्डिंग भी हम समझ जाते हैं कि सामने वाले की जो थिंकिंग है क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, वेन एवर योर ट्वाइस ऑफ द हार्ट इज ब्रेक डाउन, तो आपके हार्ट के ब्रेकडाउन से आप ऐसा लगता है जैसे कि हम सामने वाले की बात समझ जाते हैं ना कि हाँ वो बहुत ज्यादा दुखी है। ठीक है, तो ये हमारा जो आपका बोल सकते हो सिंबल्स के अकॉर्डिंग, लाइक जैसे हम आज व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया में सिंबल यूज करते हैं, तो उन सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम अपने सामने वाले की जो थिंकिंग है उसे समझ जाते हैं। समझ जाते हो ना आप लोग? हेलो,
हाँ, तो ये आपके हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बोल सकते हो एडवांटेज है, जिसके अकॉर्डिंग भी हम बिना बोले, बिना अपने सीक्रेटली अपने बोल सकते हो कि हम अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। थर्ड ऑफ थिंग इसका आपका आ जाता है ग्राफ्स एंड चार्ट एंड फ्लो चार्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि ग्राफ एंड फ्लो चार्ट लाइक डेट जैसे हमने मैथ्स मैथ्स में पढ़ा है, ये जो ग्राफ के अकॉर्डिंग डेडिकेट करते हैं कि इतनी पॉपुलेशन है, इतने बोल सकते हो कि आपके क्वांटिटी में इतने फीमेल है, मेल इतने हैं। तो वो क्या है, वो हमारे ग्राफ से भी, ये भी हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है, जिसे हम बिना बातचीत के अकॉर्डिंग भी अपने थिंकिंग, अपने कम्युनिकेट को कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट? ठीक है, ये अब इसमें जैसे कि हम एक सिंपल लैंग्वेज में और बोलो, लाइक डेट कि हमारे हमारे लाइफ से बहुत ही ज़्यादा हमारे थिंकिंग को रिप्रेजेंट करता है। लाइक जैसे कि हमारे हम खाना वाना खाते हैं, तो बहुत बार हम टीवी देखते समय खाना खाते हैं। ये हमारा देखा जाता है कि हमारे डेली लाइफ में है, टीवी देखते हम खाना खाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा क्या सिचुएशन है कि हम उसे देखते देखते खाना खाते हैं। तो कई बार मम्मी रोटी बोलती है कि बेटा और रोटी चाहिए, तो हम क्या फिंगर्स वगैरह से भी, ये भी आपका नॉन वर्बल के रूप में है। ठीक है, क्योंकि हम बिना बोले सामने वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर फिंगर एक दिखाते तो मम्मी सोचते है कि एक रोटी मांग रहा है, अगर दो दिखाते तो मम्मी सोचती है कि दो रोटी मांग रहा है। ठीक है, तो ये भी हम, ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर ही आता है। ठीक है, जिसके अंडर जिसके अंडर हम बिना बोले अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि देखा हमारा देखा जाता है कि जो नॉन वर्बल एडवांटेज है उसके आई कांटेक्ट की बात कर लीजिए। आई कांटेक्ट हैज़ अ रोल ऑफ ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि आई कांटेक्ट क्या आता है कि हमारे रोल निभाता है हमारे इफेक्ट करने के लिए, हमारे कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। आई कॉन्टैक्ट्स आर कंसिडर्ड टू या विंडो ऑफ ए सोल, यानी कि एक विंडो जैसे होता है ना कि विंडो की खिड़की से हम जैसे बाहर देख सकते हैं, तो आई कांटेक्ट होता है जो हमारे सोल को रिप्रेजेंट करता है, हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार बोला जाता है कि ये इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन इसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। इट मीन्स क्या है कि उसकी गहराइयों को रिप्रेजेंट करता है। आई कॉन्टैक्ट इज लाइक ए बोल सकते हो कि मिरर, वेन एवर मिरर इज इन फ्रंट ऑफ एनी पीपल्स, आफ्टर मिरर इज रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एवरीथिंग। सिंपलीफाई में बोला जाए कि जिस तरीके से कोई मिरर के सामने खड़ा होता है तो वो उसी तरीके का इमेज क्रिएट करता है। तो ये जो हमारे आई कांटेक्ट है एक मिरर के अकॉर्डिंग होता है, बिल्कुल ही इसमें कोई भी जिस एंगल में आप हो वैसा ही आपका आई कांटेक्ट वगैरह आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये एक विंडो के एंगल में काम करता है, विंडो के एंगल में ये आपका वर्क करता है, जो कि इंसान के सोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके नेचर, उसके बिहेवियर, उसके थिंकिंग रिप्रेजेंट करने का महत्वपूर्ण बोल सकते इम्पोर्टेंस थिंकिंग के रूप में आई कांटेक्ट माना जाता है। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि आई कांटेक्ट इज ए कॉन्सेप्ट, या फिर बोल सकते हो कि कांटेक्ट ए हैज ए मेनी इफेक्टिव रोल्स टू कम्युनिकेट ईच अदर, लाइक दैट आपके जो आपके आई कांटेक्ट है, आप उस आई कांटेक्ट से आप अपने आप की रिप्रेजेंटेशन कर पाते हो या फिर सामने वाला अपनी रिप्रेजेंटेशन कर पाता है। आपने परीक्षित देखा होगा कि बहुत बार हमें ये बात बोला जाता है कि ये इंसान, इसकी आंखें बता रही है कि ये सच बोल रहा है, ऐसा बोला जाता है ना। तो ये जो आई कांटेक्ट होता है ना, उसको हमारे बोल सकते हो कि बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सी बातों को कम्युनिकेट करता है, वर्बल कम्युनिकेट, नॉन वर्बल कम्युनिकेट के रूप में आई कांटेक्ट को माना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो आप क्रोधित हो गए तो आपकी आंखें लाल हो जाती है। ठीक है, आप जैसे मतलब मुस्कुराते हो तो आपकी आंखें बिल्कुल ही मतलब ऐसी लगती है कि बिल्कुल ही ऐसा है कि जैसे बोलते हैं ना नशा सा चढ़ गया, तो वैसा हो जाता है। ठीक है, तो आई कांटेक्ट हमारे बोल सकते हो कि हर एक इफेक्टिव तरीके से रोल रिप्रेजेंट करता है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसके कम्युनिकेशन का क्या रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये हमारा आई कांटेक्ट है जो कि आपके एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के रूप में इसका अगला पार्ट था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपके बोल सकते हो स्पेसिफाई जो आपका पोर्शन है। ठीक है, तो आपका देखने को मिलता है कि पोर्शन की बात कर जाए जिसके अंतर्गत हमारा पोर्शन में आपका डिस्टेंस भी आ जाता है। तो हमारा डिस्टेंस आपके बोल सकते हो कि फिजिकली डिस्टेंस रूप में आप किसी भी पब्लिक या फिर बोल सकते हो पीपल से आप कम्युनिकेट कर पाते हो। अब जैसे कि डिस्टेंस की बात कीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस इसलिए बताया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल परीक्षित आप सड़क के उस पार हो, यानी कि रोड के उस पार हो और मैं इस पार हूँ, तो हम क्या करते हैं इशारे से बोल सकते हो कि हम मतलब इशारे से फिंगर दिखाते हुए बुलाते हैं अपने पास।
ये क्या है, डिस्टेंस मेंटेनेंस के अकॉर्डिंग हमारे एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिससे हम बिना बोले भी हम सामने वाले को अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। क्लियर है? तो ये आपका डिस्टेंस है जो कि हमारे, हाँ जी, जैसे कि लाइक दैट कि आपके रिलेशनशिप भी हो गया, लाइक दैट आपके रिलेशनशिप में 2 पीपल्स होते हैं, तो ठीक है, तो उनमें भी हमारा क्या होता है कि हमारे डिस्टेंस होते हैं कि हम उनकी बातों को जैसे बोलते हैं ना कि बिन बोले हमारी बातों को समझ जाता है वो इंसान, लाइक दैट ऐसा होता है ना। तो ये एग्जांपल इसलिए पता चल रहा है कि ताकि हमारे लाइफ से रिलेट करते हैं। आज हमारे लाइफ में ये सब है, सभी के लाइफ में आज इन्वायरमेंट में ये सब चीज़ है। तो इसलिए मैं इस तरीके का एग्जांपल देके आप लोगों को क्लियरेंस कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हमारा बोला जा सकता है कि डिस्टेंस की बात की जाए तो इसमें और ज़्यादा आ जाता है स्पेसिफाई जो हमारे कल्चर से, जो ह्यूमन बीइंग के जो मतलब सिचुएशन है, उससे भी हम अपनी बातों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत टाइम बाद कोई मिलने आता है, तो हमारी जो मतलब थिंकिंग होती है, तो उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग भी हमारे डिस्टेंस के कारण हमारा क्या है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है, सामने वाला समझ पाता है कि हाँ, ये मतलब बहुत दिनों से मिलने के लिए, लाइक दैट कि मिलने के लिए तड़प हो रही थी। जैसा हमारा बोल सकते हो कि बहुत से बच्चे हॉस्टल में अपने मम्मी पापा से दूर रह के पढ़ते हैं, ठीक है। तो उनकी मम्मा के पास वो जाते हैं, तो किस तरीके से वो मतलब भावुक सा हो जाते हैं, इमोशनली हो जाते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या है कि उसमें हम क्या समझ जाते हैं अपनी मम्मा के लिए, देखते हैं कि हमारे लिए कितना प्यार करती है हमारी मम्मा। तो ये होता है ना, तो ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही है। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट जो सब हेडिंग है, साइलेंस। साइलेंस जो हमारा होता है, इट इज अ रोल ऑफ इन ए कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल एंड पावरफुल मीडियम ऑफ ए कम्युनिकेशन माना जाता है। पावरफुल मीडियम ऑफ ए कम्युनिकेशन इसलिए माना जाता है कि अब कोई सामने वाला आपसे बोल रहा है, अब उस साइलेंस का बहुत मतलब निकल जाता है। बहुत बार बोला जाता है कि साइलेंस के कारण सामने वाला क्या पता शर्माते हुए या फिर अपने गलतियों के कारण वो चुप है। साइलेंस का मतलब ये भी हो जाता है कि क्या पता वो हमें इग्नोर कर रहा है। साइलेंस का मतलब ये भी हो जाता है कि सामने वाला हमारी बातों को सुन के अपने आप को दादा साहब समझ रहा है, कि हमारे बातों को समझ के बस सुन रहा है, ठीक है। तो ये जो साइलेंस इज कैन बी इफेक्टिव टू यूज एक्सप्रेशन, वन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द पावरफुल impression in front of any people. Silence is a like a power to kill a many situation of a problems. ठीक है, तो ये जो साइलेंस होता है कि आपके प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सिचुएशन को बोल सकते हो किल करता है, या फिर बोल सकते हो कि उसका मतलब खत्म करता है, ठीक है। तो ये स्पोकन के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हम बोलते हैं, जो हम बात बात करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ना करके हम चुप रह के भी अपने बातों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। बहुत सी बातें आपने देखा होगा कि अगर हमारी गलती होती है, हमारे मम्मी पापा पूछते हैं, तो हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं, सर झुका लेते हैं। तो वो हमारी साइलेंस क्या है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ, हमसे गलती हुई है। तो ये आपका एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था। क्लियर है? हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए जो है, जो इन्होंने जैसे कि यहाँ पे खुशी ने पूछा, व्हाट आर द स्टेमेटा, व्हाट इज द रोल इन अ रीडिंग। यानी कि क्या है कि स्टेमेटा क्या है और इसकी रीडिंग मतलब में क्या रोल है, क्या मतलब बोल सकते हो कि भूमिका है। रोल का मतलब होता है भूमिका, या भी बोल सकते हो क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब गुड रीडर के लिए स्टेमेटा जो है बहुत ही ज़्यादा इन मतलब इफेक्टिव अपने टैक्सेस को रीड करने के लिए। जो टैक्सेस जो देखा जाता है, टैक्स का मतलब ये होता है TEXT, टेक्स्ट जो होता है, इसका मतलब होता है कि जो हम स्पेलिंग लिखते हैं ना, वो आपका टेक्स्ट कहलाता है, ठीक है। जो आपके कंप्यूटर लैंग्वेज में भी आपने पढ़ा होगा कि टेक्स्ट वो होते हैं जो वर्ड को लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे जो स्टेमेटा है, वो आपके स्ट्रेटजी ऑफ ए गुड रीडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रेटजीज जो होते हैं कि जो रीडर होते हैं, उनके मीनिंग्स को, उनके वर्ड्स को समझने के लिए जो रीडर होते हैं, वो अपने मीनिंग को कैसे स्पेसिफाई तरीके से एक्सप्लेन और समझ पाते हैं, ठीक है। रीडर आर द प्रीवियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ए टॉपिक्स, अपने टॉपिक्स को कैसे एक्सप्लेन कर पाते हैं एंड कैसे वो मतलब अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, इज कॉल्ड ए स्टेमेटा, ठीक है। क्या आंसर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रीडर हैव ए प्रीवियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ए टॉपिक, व्हाट इज कॉल्ड स्टेमेटा, ठीक है।
इट कॉल्ड्स स्टेमेटा कहलाता है। यानी कि जब कोई रीडर है अपने जो रीडिंग कर रहा है उसके टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाए, वही इसका आपका स्टेमेटा कहलाता है। ठीक है। अब रीडर में जो आपके थिंकिंग्स आ जाएंगे कि पहले बात तो ये है कि यहाँ पे रीडर है वो मैसेज को पढ़े। ठीक है। अब उसके बाद वो रिलेशन देखे कि जो टैक्सेस के क्या टेक्स्ट जो है उसके क्या रिलेशन है। लाइक दैट कि जो आपका जो टेक्स्ट है वो किस लैंग्वेज से, किस रिलीजन से रिलेट कर रहा है। तो जो ये रीडर है उसे अच्छे से ये बात पता होता है कि वो जो टेक्स्ट है लिखा गया है वो किस लैंग्वेज से, किस रिलीजन से रिलेट कर रहा है। तो वो अच्छे से अपने वोकेबुलरी के अकॉर्डिंग भी, अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग और तथा अपने जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग क्या है वो अच्छे से समझ पाता है। ठीक है। अब उसके बाद बात कर ली जाए तो यहाँ पे जो बात कर लेते हैं, जो रिलेशनशिप अमंग ए प्रीवियर नॉलेज टेक्स्ट इज ए मीनिंग ऑफ द रीडर गेट अ रिलेशन ऑफ अ टेक्स्ट। ठीक है। जो रीडर होता है वो क्या करता है कि अलग अलग जो मीनिंग निकालता है रीड करके, और उसे अंडरस्टैंड करता है, उसे समझता है, उसके समरीज निकालता है, वो आपके स्टेमेटा थ्योरी कहलाता है। ठीक है। एमडी समझ में आया क्या है कि जो स्टेमिना होता है वो आपका गुड रीडर जो होता है वो क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है टॉपिक्स को, वो आपका स्टेमिना कहलाता है। और जो रीडर आर अ नॉलेज, अ गुड नॉलेज टू explain and understanding of many readings, to read your topics and relate or of a summarize या फिर समरीज is called a stemata theory। क्लियर है। उसे समराइज कर पाएगा और समराइज करने के बाद उसे समरीज, उसके समरीज को समझ पाएगा। लाइक दैट जैसे कि एक हुआ कि रीडर, रीडर क्या है वो आपका स्टेमेटा कहला गया। और जो रीडर करने के बाद यानी कि रीडिंग करने के बाद उसके मतलब समझ गया और उसकी समरीज भी बना सके, वो आपका स्टेमेटा थ्योरी कहलाता है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें क्या है कि प्रीवियर नॉलेज होता है, हाउ हाउ टू एक्सप्लेन एंड रिप्रेजेंट योर नॉलेज, इट कॉल्ड स्टेमेटा थ्योरी। ठीक है। स्टेमेटा हेल्प थ्रू रीडर टू मैच मैनी टेक्सेस ऑफ ए लैंग्वेजेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑन योर अस माइंडेड। ठीक है। तो ये अपने माइंड को यूज करके जो टेक्सेस टेक्स्ट लिखे जाते हैं ना, उन टेक्स्ट को अच्छे से एनालिसिस करता है अपने माइंड के अंदर ही, वो आपके स्टेमेटा थ्योरी कहलाता है। क्लियर है। ठीक है। तो अब इसमें एक और लाइन जो स्टेमेटा जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग एक और लाइन आता है या फिर स्टेमेटा जो है, representation of knowledge about a concept to object and relationship they have a other object, situation, events and queries like that, ये आपके बोल सकते हैं स्टेमेटा कहलाते हैं। ठीक है। इसमें क्या है कि जो हमारे स्टूडेंट हो गए, जो हमारे बोल सकते हो कि जो हमारे सिचुएशंस हो गए, ठीक है, हमारे इवेंट्स हो गए, हमारे एक्शंस हो गए, जो हमारे सीक्वेंस हो गए, इन सभी को जो रीडर होता है एनालिसिस करके अच्छे तरीके से उसके समराइज करके समझ ले, उसके समरीज को क्रिएट कर ले, वो आपका स्टेमेटा थ्योरी के रूप में देखा जाता है। क्लियर है। सिंपल सा लैंग्वेज अब मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि क्या है कि जो स्टेमेटा थ्योरी है ना, वो रीडर है जब किसी व्यवस्था को या फिर बोल सकते हो कि इस टॉपिक को अच्छे से रीड कर पाता है, ठीक है, और उसे अंडरस्टैंड कर पाता है, अंडरस्टैंड ओनली अंडरस्टैंड कर पाता है, समझ पाता है, वो आपका स्टेमेटा कहलाता है। ठीक है। और स्टेमेटा थ्योरी जो वो कहलाता है जो सामने वाला जो रीडर है अंडरस्टैंड करने के बाद अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसके एक एक वर्ड को, उसके मीनिंग को समझ पाए, तो और उसके अकॉर्डिंग उसके जो वर्ड है उसको डेली लाइफ में रिलेट करके उसको समराइज करे। ठीक है। और समराइज करने के बाद उसकी समरी भी एक्सप्लेन कर दे, वो आपके स्टेमेटा थ्योरी कहलाता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर दी मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। व्हाट आर दी मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर दी मैक्रो फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। जो यानी कि मैक्रो यानी कि सबसे बड़ा मतलब बड़ा कम्युनिकेशन, मैक्रो यानी कि एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। तो देखो हमें वर्ड को एनालिसिस करके तोड़ के समझ सकते हैं। तो माइक्रो होता है वो छोटे स्तर पर, यानी कि बोल सकते हो कि उसका साइज वो छोटा होता है, और मैक्रो जो आपका देखा जाता है कि बड़े फंक्शन यानी कि बड़े तौर पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपके देखा जाता है कि
प्लास्टिक फंक्शन आ गया, मेटेलिक फंक्शन आ गया, उसके बाद डायरेक्टिव फंक्शन आ गया। इसके जो पॉइंट्स है वो आपके इसमें पॉइंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वीडियोस भी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो इन वीडियोस को आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपके अगले क्वेश्चन की बात कर। आपका अगला क्वेश्चन है, हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चंस। हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू क्वेश्चंस, यानी कि हमें इंटरव्यू क्वेश्चंस को कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे उसका रिप्रेजेंट करना है, कैसे उसके क्वेश्चंस को मतलब रिप्रेजेंट करना है कि सामने वाला इंटरव्यू जो है आपका जो पूछ रहा है तो उसकी कैसे बातों का जवाब देना है, ये आपके इसमें बताना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, राइट अ फॉर्मल लेटर टू द रेलवेज इंक्वायरीज अबाउट ए पार्सल लॉस्ट ऑफ द ट्रांसिस्ट। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हमारा एक लेटर लिखना है, फॉर्मल लेटर लिखना है रेलवे के अधिकारी के रूप में, इंक्वायरीज के रूप में, कि हमारा जो पार्सल है वो एक बोल सकते हो ट्रांसिस्ट के रूप में वो मतलब कहीं और चला गया। ठीक है, तो हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो लिखने का जो तरीका होता है, पहले टू द मैनेजर नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली, सब्जेक्ट लिख के रिक्वेस्ट टू इंक्वायरी अबाउट माई पार्सल लॉस्ट इन अ ट्रांसिस्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट के रूप में यहाँ पे मेरा न, जो पार्सल है लॉस्ट हो चुका है, गुम हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर लगा के रिप्रेजेंट करके अ पार्सल वाज सेंट फ्रॉम अ न्यू दिल्ली लाइक दैट, इस तरीके से लेके हमारा जो है आपके छोटे पैराग्राफ बन के उसके बाद योर फेथफुली एंड मुस्के मुकेश लाइक दैट कुछ भी लिख सकते हो, और उसके बाद दिल्ली लेके आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मल लेटर का एक तरह सुन लेना आप लोग। हाँ हाँ, ये जरूर क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स, गिव एग्जांपल ऑफ बोथ। इन दोनों के एग्जाम्पल्स बताने हैं कि होमोफोन्स और होमोफोन्स और होमोग्राफ क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स बताने हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, while writing a formal letter, how can you make it a gender neutral? रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, while writing a formal letter, how can you make it a gender neutral? अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टोमेटा, व्हाट इज देयर ऑफ अ रोल इन अ रीडिंग। ये क्वेश्चन जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके जरूर पूछे जाएंगे, तो इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका बोल सकते हो कि जो आपके एग्जाम्पल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट आर द स्टोमेटा, स्क्रेमेटा, SCHEMATA, व्हाट इज देयर रोल इन अ रीडिंग। ये आपका आंसर है, क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, बाकी और करके भी यहाँ पे पूछा गया है, तो हम इसके और लिटिल बिट और ज़्यादा चल के अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कन्वर्सेशन, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कन्वर्सेशन, व्हाट इज अ कन्वर्सेशन डिफरेंट फ्रॉम अदर स्पीच इवेंट। यानी कि जो हमारे कन्वर्सेशन के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो कितने प्रकार के हैं, और हमारे कन्वर्सेशन की जो स्पीचेस हैं वो अलग अलग इवेंट में कैसे हो जाते हैं। ठीक है, वो आपके बता रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फोर लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। व्हाट आर द फोर लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्लेन ईच briefly with a suitable example। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ फिर से, व्हाट आर दी फोर लेवल ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक्सप्लेन ईच ब्रीफली विद अ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, जो आपके जो कल एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मैंने अभी आप लोगों को करवा दिया लिटिल बिट। आप इन्हीं इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से तैयारी कर लीजिए आपके एग्जाम्स कि इस क्वेश्चंस को भी अच्छे से कर लेना,
जो आपका है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एक और क्वेश्चन, व्हाट आर द होमोफोर्स एंड होमोग्राफ, गिव एग्जांपल ऑफ बोथ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, ठीक है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, जाके यूट्यूब पे इन सभी के वीडियोस मैं अभी अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा, ठीक है। एवरीवन क्लियर हो गया? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।